Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. यूनिट 9 चल रही है और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा न्यूक्लियर पावर के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है पहले ये समझ लेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? जब भी किसी एटम के न्यूक्लियस का यूज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से आ रही है। अब एटम क्या होता है? एटम को हिंदी में अणु कहते हैं। थोड़ी सी भी केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, अगर एट्थ नाइन्थ क्लास तक भी थोड़ा सा आपको ध्यान है, तो आपको पता होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग उनके एटम्स होते हैं। और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम में बहुत सारे एनर्जी शेल्स होते हैं, उनमें ट्रेवल करते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, यानी बीच का जो पार्ट होता है, उस न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ दैट एटम। और उस सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उस एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में, यानी केंद्र में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जब ये न्यूक्लियस स्प्लिट होता है यानी टूटता है या अलग होता है, तो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं। अब कैसे? देखो, दो चीजें हो सकती हैं। या तो उस एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है यानी टूट रहा है। टूटने को बोलते हैं फिजन, टूटना। तो हम एनर्जी बना सकते हैं या तो न्यूक्लियर फिजन से, यानी न्यूक्लियस के टूटने से यानी स्प्लिट होने से, या फिर हम एनर्जी बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं, है ना। जब न्यूक्लियस एक साथ मिल जाते हैं या जुड़ जाते हैं, तो दो तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है न्यूक्लियर एनर्जी। कैसे? एक तो बाय न्यूक्लियर फिजन और एक बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन मतलब टूटना न्यूक्लियस का, और फ्यूजन मतलब जुड़ना न्यूक्लियस का। आई होप ये छोटी सी चीज आपको समझ आ गई होगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द कोर एटम्स made up of protons and neutrons. This source of energy can be produced in two ways: nuclear fission and nuclear fusion. ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। और हमारे इंडिया के जो बोला जाता है कि ये, अगर ये ना होते तो शायद आज हमारे पास हमारा अटोमिक बॉम्ब ना होता। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, जिनकी वजह से BARC आज है हमारे देश के पास, जहां पे हमारे देश ने खुद का अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाया। उनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है रॉकेट बॉयज करके, तो आप, मूवी नहीं सॉरी, इट्स अ सीरीज, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कैसे होमी जहांगीर बाबा के बारे में, और भी साइंटिस्ट हैं इसमें। तो अच्छी सीरीज है, आई लाइक्ड इट, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। और अब आ जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या होते हैं? जहाँ पे ये प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बोलते हैं। Nuclear power plants are a type of power plant that uses the process of nuclear fission in order to generate electricity। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस का यूज किया जाता है। Here, the heat generated by the reactor converts water into steam which spins a turbine and a generator। देखो, क्या आपको बेसिक पता है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो एनर्जी बनती है, वो कैसे बनती है? देखो, यूजुअली होता है ऐसा है
कि अलग अलग तरह की फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, उसको हमें कंजप्शन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। और वो कैसे होता है? ये होता है टरबाइन की हेल्प से। टरबाइन समझते हो? टरबाइन एक एग्जाम्पल लो, एक फैन है। आपने शायद यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखते होगे कि अ, किसी बच्चे ने किसी गांव में एक साइकिल बनाई, और साइकिल से क्या हो रहा है, वो इन्वर्टर की बैटरी रिचार्ज हो रही है ना, वो चार्ज हो रही है। कैसे? वो साइकिल के पैडल चलाता है ना, मूवमेंट हो रहा है साइकिल के पहियों में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। ठीक है, सॉरी, केमिकल एनर्जी बन रही है जो कि बैटरी में स्टोर हो रही है। और फिर वो बैटरी से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह आप यूज कर सकते हो अपने होम अप्लायंसेस में। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी एनर्जी की हेल्प से हम टरबाइन को रोटेट करा पा रहे हैं, टरबाइन को चला पा रहे हैं, मूव करा पा रहे हैं, तो वो एनर्जी से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। चाहे विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, हवा की वजह से अगर आप टरबाइन को मूव करा पा रहे हो, घुमा पा रहे हो, तो टरबाइन के घूमने से क्या हुआ, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर फिजन के दौरान होता क्या है? न्यूक्लियर फिजन के दौरान जो न्यूक्लियस है वो टूटता है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स में टूटता है, और इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब इमेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है इसमें। और उस हीट की वजह से वहां जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन का हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ये पूरा एक एपरेटस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी भी होता है, सब चीजें होती है, पूरा सिस्टम होता है। तो जब वो न्यूक्लियर फिजन होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने की वजह से जो कन्वर्ट कर देता है पानी को स्टीम में। और वो स्टीम क्या करती है, वो उस टरबाइन को स्पिन करती है, यानी घुमाती है, बहुत तेजी से घुमाती है। और फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो जनरेटर की हेल्प से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको, टरबाइन तो आपको समझ आ गया है ना, ये घूमता है गोल गोल, जिसकी वजह से जितना ज्यादा तेज घूमेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब भी कोई मूविंग चीज है, हर एक मूविंग चीज के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी चीज मूव कर रही है, जैसे साइकिल चल रही है या आप भी चल रहे हो, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर आप बैठे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, साइकिल खड़ी है, तो इट डज नॉट हैव अ काइनेटिक एनर्जी, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्टैटिक एनर्जी है ये, जब भी कोई चीज मूवमेंट में नहीं होती है। लेकिन जब कोई चीज मूव कर रही है तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के पास। कोई बॉल, ठीक है, बॉल फेंकी आपने, तो ये बॉल इज मूविंग, तो इसके पास हम कहेंगे कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कोई मूविंग चीज है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर फिजन के दौरान जब न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि तुरंत पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। वो स्टीम जो है टरबाइन को घुमाता है और जनरेटर की हेल्प से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम करते हैं। अब इसमें फ्यूल की तरह क्या यूज किया जाता है भाई? जो सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल अभी तक हमने देखा है वो है यूरेनियम। यूरेनियम इज द मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के लिए हम यूरेनियम का यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जो एटम्स है वो, इसके जो एटम्स है वो इजीली स्प्लिट अपार्ट हो सकते हैं, यानी कि आराम से टूट सकता है ये। बट ये बहुत खतरनाक भी होता है, ठीक है, इट्स रेडिएटिव। तो और इसके लिए जो यूरेनियम यूज किया जाता है वो यूरेनियम U-235 यूज किया जाता है, ठीक है। ये आइसोटोप्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये इसके लिए आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी नाइन्थ क्लास में, तो आपको अभी ये समझ आ पाता। बट ऐसा समझ लो, अभी मैं आसान भाषा में समझाती हूँ कि
जो एक एलिमेंट होता है इसके कई सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी एटम में नंबर ऑफ जो भी न्यूट्रॉन्स हैं वो कुछ कम ज्यादा हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं उस एलिमेंट की। तो वैसे ही यहाँ पे जो यूरेनियम यूज कर रहे हैं वो 235, यूरेनियम का 235 आइसोटोप हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो एटम्स है वो इजीली स्प्लिट हो जाते हैं और आराम से आपकी न्यूक्लियर एनर्जी बन जाती है। इसीलिए यूरेनियम 235 को हम न्यूक्लियर फ्यूल की तरह ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये नाम अच्छे से रट लो, बहुत काम का है। अब आ जाता है न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है। न्यूक्लियर वेस्ट होता है, मान लो आपने यूरेनियम 235 को यूज किया अपने किसी एक प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज किया। यूज करने के बाद जो यूरेनियम बचा अब, ठीक है, अब वो जो बचा हुआ यूरेनियम है वो तो वेस्ट की तरह चला जाएगा आपका, तो उसको आप न्यूक्लियर वेस्ट बोलोगे। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बनाते वक्त आपका जो यूरेनियम है वो डिप्लीट हो गया एनर्जी से, यानी कि उसके जो उसका जो फिजन होना था उसके न्यूट्रॉन का, सॉरी न्यूक्लियस का, वो हो गया। अब वो डिप्लीट हो गया, डिप्लीट ऑफ एनर्जी। डिप्लीटेड मतलब उसमें अब कमी है, डिप्लीटेड मतलब कम, अब उसमें एनर्जी की कमी आ चुकी, एनर्जी अब वो अपनी दे चुका है किसमें, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो उस यूरेनियम को बोलोगे डिप्लीटेड यूरेनियम, वो वेस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये। तो रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज। न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं या रिसर्च फैसिलिटीज होती है, यहाँ से जो भी बचता है कूड़ा करकट आपका, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बचा है ना, यही होता है आपका न्यूक्लियर वेस्ट, है ना। यानी कि बाय प्रोडक्ट है, आप कुछ काम करोगे, कुछ रिएक्शंस होंगे, तो बाय प्रोडक्ट ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये वेस्ट हो जाता है। लेकिन अब ये वेस्ट हो तो गया, लेकिन इस वेस्ट का डिस्पोजल भी सही से होना जरूरी है। न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजिशन क्या होता है, यानी कि कैसे इसको डिस्पोज किया जाता है इस वेस्ट को। देखो, हर तरीके के वेस्ट को अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाना बहुत जरूरी है। आपके घर का वेस्ट है ना, जो भी आपकी गाड़ी आती है कूड़े वाली, वो रोजाना कूड़ा लेकर जाती है, राइट। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो यू ऑल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम फॉर द डिस्पोज ऑफ, टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल ऑफ योर हाउस। ठीक है, तो और जो मेडिकल वेस्ट होता है उसका डिस्पोजिशन अलग तरीके से होता है ना। और वैसे ही जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है इसको भी सही तरीके से डिस्पोज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूक्लियर डिस्पोजिशन इज जनरली डन अंडर सॉल्ट माइंस। ज्यादातर जो न्यूक्लियर वेस्ट का जो डिस्पोजिशन होता है वो होता है सॉल्ट माइंस में, है ना, नमक की खदानें जो होती हैं, जो खान रहती हैं। क्योंकि दे आर सेल्फ हीलिंग, दे आर सेल्फ हीलिंग, दे हैव वेरी लो परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, आर पार जा पाना। यानी कि अगर आपने किसी सॉल्ट माइन में न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया है तो वो सॉल्ट माइन उसको अपने अंदर ही रखेगी। ऐसा नहीं है कि वो लीच आउट होके बाहर चला गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब जो सॉल्ट माइंस, इसीलिए इनको सेल्फ फीलिंग कहा गया, क्योंकि लो परमिएबिलिटी, यानी कि आर पार नहीं जाने देगा ये उस वेस्ट को। दे हैव वेरी लो परमिएबिलिटी एंड conduct heat well. Salt formations can also make an excellent barrier to the long-term release to radionuclides into the human environment, यानी कि ह्यूमन एनवायरमेंट में ये इन पदार्थों को जाने से रोकता है। ठीक है, ऐसे होता है आपका न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजिशन, यूजुअली कहाँ, सॉल्ट माइंस में। ये कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर्स हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। ये ओ नहीं आएगा, ई आएगा, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। द Chernobyl disaster began on 26 April 1986। चर्नबॉयल डिजास्टर कब हुआ था, 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। यहाँ पे इनका चौथे नंबर का रिएक्टर जो है चर्नबॉयल का, चर्नबॉयल न्यूक्लियर पावर प्लांट का, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था। और ये कहाँ पे है, प्रिपियाट इन द नॉर्थ ऑफ यूक्रेनियन एसएसआर। ठीक है, ये कहाँ पे है,
सोवियत यूनियन में है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बस नाम पता होना चाहिए, चाहो तो डेट याद कर लो। यहाँ पे हुआ क्या था, चौथे नंबर का जो रिएक्टर था यहाँ का, उसमें एक्सप्लोजन हो गया था, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस जो थी एनवायरमेंट पे रिलीज हो रही थी, और ये दिक्कत वाली चीज थी भाई। दूसरा था आपका द 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट। ठीक है, इट वॉज अ पार्शियल मेल्टडाउन ऑफ द 3 माइल आइलैंड यूनिट 2 रिएक्टर जो था यहाँ पे, इसमें गड़बड़ थी। और ये कहाँ था, लंडनरी टाउनशिप, पेंसिल्वेनिया, नियर द पेंसिल्वेनिया कैपिटल ऑफ हैरिसबर्ग। इट बिगन एट 4 p.m. ऑन March 28, 1979। है ना। और रेडियो रिएक्टिव गैसेस जो थी, और रेडियो एक्टिव आयोडीन जो था, वो एनवायरनमेंट में रिलीज होने लगे थे यहाँ पे। ठीक है, विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ये तीसरा है द फोकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। इट वाज अ मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट द फोकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओकुमा, फोकुशिमा, जापान, विच बिगेन ऑन March 11, 2011। ठीक है, तो ये चर्नोबिल डिजास्टर, द 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट एंड द फोकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये कुछ मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर्स हैं। इसको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। वेस्ट यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज कॉल्ड, वेस्ट यूरेनियम को क्या कहते हैं भाई, डिप्लीटेड यूरेनियम। ठीक है, क्योंकि वो अब एनर्जी से डिप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उसने एनर्जी बनाने के लिए आपको पहले ही अपना काम कर दिया है, ये डिप्लीटेड हो गया। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। amongst the following which is better suited for dumping a nuclear waste, न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, ओशन, फॉरेस्ट, डिजर्ट, सॉल्ट माइंस। पढ़कर आया अभी सॉल्ट माइंस, क्योंकि दे आर सेल्फ हीलिंग एंड दे हैव लो परमेबिलिटी, है ना, ताकि एनवायरनमेंट में चीजें लीच आउट होने से रोक सके। विच आर द फॉलोइंग डिजास्टर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, इनमें से कौन सा डिजास्टर है जो न्यूक्लियर डिजास्टर की कैटेगरी में आता है, अभी हम पढ़कर आए हैं। कौन कौन सा, फोकुशिमा, चर्नोबिल, और 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट, ये तीनों ए बी सी ठीक हो जाएंगे, है ना। ए बी सी कहाँ है, थर्ड फर्स्ट में है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द लव कैनाल डिजास्टर जो है ये अलग है। इसमें क्या था, ये नायग्रा फॉल्स जो है इसके पास न्यूयॉर्क में, वहीं की बात है ये। यहाँ पे एक डंपिंग ग्राउंड था, लाइक जहाँ पे पहले अ, जो कूड़ा करकट है वो सब डंप किया जाता था, बट बाद में यहाँ पे पूरा यार्ड बना दिया। ठीक है, उसके जिसकी वजह से क्या था, जो कचरा डंप किया था वो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह वापस नीचे से रिस्क कर यानी लीच होकर दे लीच्ड आउट इनटू द सॉइल, है ना, जिसकी वजह से वहां पे जो लोग रह रहे थे, जो भी घर थे, उनको बहुत ज्यादा सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी, है ना। और वहां के लोगों को फिर उस जगह से हटा के दूसरी जगह रिलोकेट किया गया। ठीक है, ये डंप साइट हुआ करती थी जहाँ पे पूरा मिट्टी उट्टी डाल के उसको वैसा बना दिया प्लेन, वहां पे लोगों को रहने के लिए जगह बना दी। बट बाद में बहुत दिक्कत हुई थी, इसकी वजह से उनको वहां से हटाना पड़ा। ये था आपका लव कैनाल डिजास्टर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर डिजास्टर का पार्ट नहीं है, बट इट वाज आल्सो अ डिजास्टर जहाँ पे कि वेस्ट को सही तरह से डिस्पोज नहीं किया गया था, और वहां पे रहने के लिए जगह बना दी और लोगों को दिक्कतें हुई। तो इसका एबीसी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। बाकी चीजें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।